अब इस वेक्टर में पहले बात आपको ये समझनी है कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सोचो आप एक जीन हो। भाई हम करते क्या है, हम कोई जीन होता है उसको हम किसके साथ में ऐड कर देते हैं, प्लाज्मिड के साथ में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मिड जो है उसके साथ में ऐड कर देंगे और फिर उसको किस में डाल देंगे, हम होस्ट के अंदर डाल देंगे। क्लियर, यही होता है मामला। तो हम जो भी जीन लेंगे उसको हमने डीएनए से काटा, किसकी हेल्प से काटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से काटा। फिर प्लाज्मिड के अंदर भी हमने जगह बनाई। तो अब ये जो प्लाज्मिड है वास्तव में देखा जाए तो यही क्या है, वेक्टर है। मतलब जो जीन को लेके जाएगा किसके अंदर, होस्ट में, उसी चीज को हम क्या बोल देंगे, वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए, आप ये मानो कि जो ये प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड जो है वो क्या है, कोई गाड़ी है, ये है कार। और आप जो हो वो हो जीन। तो जीन जो है वो इसमें बैठेगा और प्लाज्मिड जो है वो ये क्या है, कार। तो प्लाज्मिड को तो मान लो कार और जीन जो है वो हो गए आप। ठीक है, अब आप जो है वो गाड़ी चलाओगे यहाँ पे और जो है वो आप इस कार की हेल्प से किस में चले जाओगे, होस्ट में चले जाओगे। तो ये जो कार होगी ये क्या है, ये व्हीकल है, ये क्या है, कैरियर है। तो व्हीकल हो, कैरियर हो, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हम इसको ही बोल देते हैं क्लोनिंग वेक्टर। जो किसी जीन को किसी होस्ट में लेके जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोनिंग वेक्टर। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, जीन है ना, मतलब जैसे आप, तो आप हर किसी गाड़ी में थोड़ी बैठोगे। आप क्या करोगे, देखो पसंद करोगे कि यार गाड़ी जो है उसके अंदर जो है वो आपके, मान लो कार जो है उसके अंदर बढ़िया, मतलब ये व्हील व्हील जो है वो अच्छे होने चाहिए, सीट वीट जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, स्टेयरिंग जो है वो एकदम थोड़ा बढ़िया पावरफुल होना चाहिए, लाइट वाइट जो है वो बढ़िया चलनी चाहिए, है स्टेपनी स्टेपनी लगी हुई होनी चाहिए पीछे की तरफ, है कैरियल वेरियल ज़्यादा सामान वामान आ जाए तो कैरियर वेरियल जो है उसका भी यहाँ पर थोड़ा मतलब मामला सेट हो, विंडो विंडो एकदम बड़ी बड़ी हो। तो ये चीज़ जो है वो आप देखोगे किसी भी कार के अंदर। तो हम किसी भी वेक्टर को भी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ शर्तें होगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो उस जीन को लेके जाएंगे। जीन ऐसे ही हर किसी के अंदर साथ में थोड़ी चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई कौन कौन से फीचर्स है। तो देखो, वेक्टर के लिए पहला फीचर क्या होना चाहिए कि कोई चीज़ वेक्टर है या कोई वेक्टर के जैसे काम कर रही है तो वो उसके पास में क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए। हम कहेंगे भाई उसके पास में एक तो ओ आर आई साइट होनी चाहिए। आप कहोगे ओ आर आई साइट क्या होती है। तो ओ आर आई साइट जो है वो किसी भी वेक्टर के अंदर रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग की जगह होती है। इसको बोलते हैं हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमने कह दिया कि भाई ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम कहाँ होता है। तो बोलोगे आप ओ आर आई साइट पे होता है, जहाँ से क्या होती है, जहाँ से जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, जहाँ से रेप्लिकेशन की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। उसी को हमने क्या बोल दिया, उसी को हमने बोल दिया ओ आर आई साइट। और क्या होना चाहिए वेक्टर के पास में, आप बोलोगे ओ आपके आर ओ पी होना चाहिए। ये आर ओ पी हिंदी वाला आर ओ पी नहीं है, इंग्लिश वाला आर ओ पी है, जिसका मतलब होता है प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, ये प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन क्या करेगा, तो आप कहोगे या प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है ये क्या करता है, ये आरओपी पहले ओआरआई साइट पर जुड़ता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, ये आरओपी पहले तो कहाँ जुड़ेगा, पहले ओआरआई साइट पर, ओआरआई साइट पर जुड़ता है। ठीक है, जिसकी पहचान ओआरआई साइट पर जुड़ने के बाद में, देखो जिसकी पहचान कौन करेगा, जिसकी पहचान डीएनए पॉलीमरेज करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। तो देखो डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज किसकी पहचान करेगा, आरओपी की। आरओपी कहाँ जुड़ रहा है, ओआरआई साइट के पास में। तो
ओआरआई साइट कौन सी जगह है जहाँ रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है। तो कुल मिलाकर के डीएनए पॉलीमरेज को ला रहा है आरओपी, और आरओपी जो है वो जस्ट ओआरआई के साइट में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ रेप्लिकेशन चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको समझनी है अच्छे से। तो तीन चीज़ें कौन कौन सी, एक तो है ये आरओपी वाली, ठीक है, एक है ये ओआरआई साइट वाली, और एक है डीएनए पॉलीमरेज वाली। क्या बात क्लियर है? क्लियर ही होगी। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब और क्या चीज़ें, और क्या रिक्वायरमेंट लोगे आप? तो आप बोलोगे भाई साहब तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए उसके पास में। व्हीकल के पास में, वेक्टर के पास में क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है यार? देखो सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो क्या है, सिंपल सी बात है कि भाई वो चीज़ जो है उसको मार्क करेगा जहाँ पर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की है। मतलब आपने सोचिए कोई जीन को किसी स्पेसिफिक जगह पर डाला है, ये प्लाज्मिड की स्पेसिफिक जगह पर आपने क्या डाल दिया, कोई जीन डाल दिया, ये जीन डाल दिया आपका, ठीक है। ये जीन जो था उसको आपने किस में डाल दिया, इस प्लाज्मिड की स्पेसिफिक जगह पर डाल दिया। तो फिर क्या करोगे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए ना जो यहाँ पर इसको पहचानेगी। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो यहाँ पर आपको बताएगा कि भैया जीन जो है वो इंट्रोड्यूस सही से हुआ है। तो प्रॉपर प्रॉपर इंट्रोड्यूस जीन जो है उसको एक्सप्रेस करेगा। कौन करेगा? एक्सप्रेस, ये सेलेक्टेबल मार्कर करेगा। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है कि जीन गया कि नहीं गया उसकी पहचान करवाएगा। अब सेलेक्टेबल, देखो इसको डिटेल से समझेंगे। पहले भी आपको खाली दिमाग में रखना है कि सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो व्हीकल में होना चाहिए, क्योंकि हम व्हीकल के क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है कि जीन गया कि नहीं गया उसकी पहचान करवाएगा आपको। अब ये दो तरीके से करवाता है। कैसे करवाएगा? देखो एक जो है सेलेक्टेबल मार्कर होता है जिसको बोलते हैं आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या बोलते हो? एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या बोलोगे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और जो दूसरा होता है उसको बोलेंगे हम एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। एंजाइम एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, दूसरा हो जाएगा एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। ये दोनों ही सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। देखो मार्कर का काम क्या होता है, इस बात का पता करना कि भी डीएनए हमने होस्ट में भेजा है वो उससे जुड़ा कि नहीं जुड़ा। ये बात तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है। एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो ज़्यादातर हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे, ज़्यादातर जो है वो हम लैग जेड जीन इसमें होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ज़्यादातर, मैक्सिमम, है ना। ज़्यादातर क्या होता है, जो लैग जेड जीन होता है उसका यूज़ करते हैं हम। लैग जेड जीन जो क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है उसको सिंथेसाइज करते हैं। जो अभी ये क्या है, सब चीज़ें कहानी ये सब आपको डिटेल से समझाएंगे। बस अभी आप केवल ये ध्यान रखो कि आप तो अभी चूज़ कर रहे हो व्हीकल को, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आपने कहा भाई साहब एक सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो होना चाहिए, और उसमें एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो कि भाई ये एक चीज़ होती है, अभी आप डिटेल में समझेंगे हम। बस ये काम ये करता है कि भाई आपने जो जीन इसमें डाला है ना, व्हीकल में, वो आगे गया कि नहीं गया उसकी पहचान करवाता है आपको। और एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन के तौर पर हम ज़्यादातर जो है वो क्या लेते हैं, लैग जीन लेते हैं, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को सिंथेसाइज करता है, बनाता है। ये काम जो है वो करेगा, सिंथेसाइज करता है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर लैग जेड जीन की जगह जीन डाल देंगे हमारा, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइड को सिंथेसाइज नहीं करेगा, तो वहाँ पर जो है वो कलर जो है वो नहीं बनेगा। तो ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो अभी देखो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा वेक्टर के अंदर ओआरआई साइट होनी चाहिए, आरओपी होना चाहिए, और सेलेक्टेबल मार्कर की फॉर्म में हम दो अलग अलग तरीके के मार्कर ले सकते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, तो फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है वो है आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट। तो हम कहेंगे भैया रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। कौन सी साइट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, ठीक है। ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है
क्या कर देगी? ये ऐसा स्थान होता है जो दो विशिष्ट प्रकार के सीक्वेंस होते हैं ना, जैसे जो पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस जाएगा और उसको कट लगा देगा, तो ये एक परफेक्ट वो जगह होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, जाएगा और किसी पर्टिकुलर जगह पर क्या लगा देगा, कट लगा देगा। क्या लगा देगा? कट लगा देता है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कट लगाने का काम कौन कर रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कर रहा है। ठीक, और कट वहीं लगेगा भाई साहब, ये ध्यान रखना, कट कहाँ लगेगा, जहाँ पर कौन सा सीक्वेंस हो, यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये तो जरूर दिमाग में रखना है भाई, पैलिंड्रोम सीक्वेंस नहीं होगा तो फिर कट कैसे लगेगा, क्योंकि हमको पैलिंड्रोम सीक्वेंस जो है उसमें कौन से कट लगते हैं आपको पता है, स्टिकी कट। और ये स्टिकी कट आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया है, स्टिकी कट लगाएगा ये। तो हमको ऐसा व्हीकल चाहिए जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट हो, ताकि वो आराम से एंजाइम जा करके उसको कट लगा देगा। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना है कि रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो एक ही होनी चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा होने की कंडीशन में वेक्टर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे खंडों में कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर ये ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अगर साइट होगी, ज़्यादा साइट होने पर बहुत सारे क्या लग जाएंगे, बहुत सारे कट लग जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा भाई, जब बहुत सारे कट लग जाएंगे तो हो सकता है इसमें मार्कर जीन जो है वो भी नष्ट हो जाए। तो हो सकता है, हो सकता है कि जो मार्कर जीन है ना, मार्कर जीन भी नष्ट हो जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मार्कर जीन जो है वो नष्ट हो जाए, हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा लेंगे व्हीकल जिसके अंदर जो है वो रेस्ट्रिक्शन साइट कैसी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो इन सब से बचने के लिए, इससे बचने हेतु एक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। भाई ये पूरी रेस्ट्रिक्शन साइट की कहानी होगी। ठीक है, तो ये अभी अभी चूज़ कर रहे हैं व्हीकल को, तो रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। और और इसमें क्या कैरेक्टर है, देखो, और कैरेक्टर जो है वो भी कौन सा नंबर आ जाएगा अभी। तो हमने ORI पढ़ लिया था, ROP पढ़ लिया था, सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ लिए थे, अब रेस्ट्रिक्शन साइट पढ़ लिया। तो 5 नंबर वाला मामला हो जाएगा कि इसकी साइज कैसी होनी चाहिए, स्मॉल, स्मॉल साइज होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल साइज होगी तो क्या होगा, स्मॉल साइज होने पर भाई आसानी से जो है वो वहाँ पर कॉपी कर पाएगा। तो वो जितना छोटा होगा ना उसको हम हैंडल आसानी से कर सकते हैं। तो इजीली हैंडल हो सकता है, इजीली क्या हो सकता है, हैंडल और मेंटेन आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, एक टर्म मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो है वो व्हीकल के अंदर होनी चाहिए। अब एक टर्म दिमाग में रखो, टर्म जो है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू, ठीक है, देखो, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, DNA के एक सेगमेंट को जो है वो आप किस में आप प्रवेशित करवाएंगे, किसी बैक्टीरिया के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम DNA सेगमेंट जो है वो इसको किस में ट्रांसफ़र करवाता हूँ, मैं ट्रांसफ़र करवाता हूँ किसके अंदर, होस्ट के अंदर। उसी को मैं क्या बोलूँगा, उसी को जो है वो मैं बोल दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, DNA सेगमेंट को होस्ट में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बस इतनी सी बात। और इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, इसके लिए ट्रांसफर करने के लिए हमको चाहिए होता है क्या, क्या हेल्प चाहिए होती है किसकी, हमको चाहिए होता है वेक्टर। और हमने पढ़ लिए सारे वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखो, एक NCERT के अंदर नाम लिखा हुआ है, एक तो एम्पीसिलिन, ध्यान रखो, एम्पीसिलिन नाम लिख देता हूँ, एम्पीसिलिन। ठीक है, एक लिखा हुआ है क्लोरेमफेनिकोल, क्लोरेमफेनिकोल,
एम्पिसिलिन, क्लोरेमफेनिकोल, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, और एक हो जाएगा आपके कैनामाइसिन। ये जो यहाँ नाम लिखे हैं ना, ये सब के सब क्या है, ये मतलब ऐसे एंटीबायोटिक है, उसके मतलब एंटीबायोटिक, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक है। तो ई कोलाई में इन एंटीबायोटिक जो है उसके लिए कोई प्रतिरोध नहीं होता है। तो आपको क्या बोलना है कि ये ई कोलाई जो है ना, ई कोलाई में इन प्रतिजैविकों हेतु, इन प्रतिजैविकों, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, इन प्रतिजैविकों के लिए कोई प्रतिरोध नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई प्रतिरोध नहीं होता है। क्लियर? मतलब ये जो है वो यहाँ पर ये इसमें रेजिस्टेंस जो है वो इसमें नहीं होती, ध्यान रखना। ई कोलाई के अंदर ये जो एंटीबायोटिक है इसके लिए इस ई कोलाई में किसी भी टाइप की कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है वो अभी अपन सेलेक्टेबल मार्कर को डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगी आपको। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या क्या हम लेंगे वेक्टर के अंदर। क्या क्या बोला हमने? ओवरआई साइट होनी चाहिए, आरओपी होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो पढ़ लिया हमने, और ई कोलाई के अंदर कौन कौन से ऐसे एंटीबायोटिक है जिसके लिए रेजिस्टेंस नहीं होता। तो एम्पिसिलिन के लिए नहीं होता, क्लोरामफेनिकोल के नहीं होता, टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं होता, और कैनामाइसिन के लिए नहीं होता। क्लियर? अब देखिए, अब क्या है, अब हम जो है वो बारी बारी से कुछ वेक्टर जो है उसके नाम पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं PBR 322। हम क्या पढ़ते हैं? PBR 322। क्या है ये PBR 322? देखिए PBR 322 के अंदर जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है P, ठीक है, ये जो यहाँ पर P लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो होता है प्लाज्मिड। ध्यान रखना, इसका मतलब पूछते हैं हम। अभी वेक्टर जो है वो तो पढ़ लिया अपन ने कि वेक्टर जो है उसके कौन कौन से क्राइटेरिया होना चाहिए। अब हम वेक्टर को ले रहे हैं तो एक वेक्टर का नाम लिया हमने प्लाज्मिड, और इस बी का मतलब क्या है? तो इस बी का मतलब होता है बॉलीवर, जिसने इसको बनाया था, तो ये साइंटिस्ट का नाम है बॉलीवर। और इस आर का मतलब क्या होता है? इस आर का मतलब होता है रॉड्रिगेज, रॉड्रिगेज। क्लियर? और ये 322 जो है वो क्या है? कोड। ये ध्यान रखना है। तो PBR 322 के बारे में पूछे तो प्लाज्मिड बॉलीवर रोड्रिगेज कोड 322, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब ये है क्या? देखिए, ये दोनों तो साइंटिस्ट है, ये दोनों तो कौन है? साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। ये आपको मालूम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है। अब ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर PBR 322 का। देखो PBR 322 जो है वो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड था। क्या था? फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग
प्लाज्मिड। ठीक है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड था। अब इस प्लाज्मिड में क्या क्या चीज़ें हैं, देखो हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए, ओआरआई साइट होनी चाहिए, आरओपी होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ होगी उसको हमको पूरा याद कर लेना है। देखिए हम यहाँ बनाते हैं इसको एक, यहाँ पर ये चीज़, ठीक है, क्या है ये चीज़, देखो पहले हम बनाते हैं ओआरआई साइट, तो हमने यहाँ बना दिया ओआरआई साइट, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा ओआरआई। और अभी बात की थी ओआरआई का मतलब क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर जस्ट इसके पास में ये वाला जो रीजन है यहाँ होता है आरओपी, तो ये हो जाएगा प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। इसी के पास में क्या जुड़ता है डीएनए पॉलीमरेज, ये ध्यान रखने की बात है। तो ओआरआई और यहाँ पर हो जाएगा आरओपी। अब हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पर कौन कौन से इसके पास में जो है वो हम कहेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। तो देखो यहाँ इधर वाला जो रीजन होता है, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक बना देता हूँ, ये जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं अपन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। देखो याद करना साथ साथ में, तो क्या बोला आपने, देखो यहाँ से लेकर के ये ओ आर आई है, क्लियर, ये तो हो जाएगा ओ आर आई ये वाला। फिर उसके बाद में यहाँ इसके पास में जो है वो जस्ट आपके हो जाएगा आर ओ पी। फिर आपने कहा कि भैया यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला। और फिर टेट्रासाइक्लिन वाला तो बोला आपने यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के और ये पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हो जाएगा। अब इसके साथ में अब देखो हमारे पास में जो है वो खूब सारे यहाँ पर क्या है रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट है, देखो हमको वो सारी लिखनी है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले पी वी यू फर्स्ट, ठीक है, ये यहाँ हो जाएगी पी वी यू फर्स्ट। फिर उसके बाद में हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगी एक पी पी एस टी फर्स्ट, क्लियर। फिर उसके बाद में हम कहेंगे कि ये आर ओ पी जो है इसके जस्ट पास में यहाँ पर यहाँ हो जाएगी एक और पी वी यू सेकेंड। फिर यहाँ हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम एस ए एल फर्स्ट। यहाँ हो जाएगा बी ए एम एच फर्स्ट। यहाँ हो जाएगा इन थर्ड। फर्स्ट इको आर फर्स्ट, ठीक है। ये सब जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है वो क्या है रेस्ट्रिक्शन साइट है, दिमाग में रखना है भाई। ये जो है वो रेस्ट्रिक्शन साइट है कौन कौन सी है, एक तो ये एस एल वन, ये बी एम एच वन, ये हिंद सेकेंड, सॉरी हिंद थर्ड, फिर ये सी ए वन, ये इको आर वन, ये पी वी यू वन, ये पी एस टी वन और ये पी वी यू सेकेंड। अब इसको कैसे याद करना है वो देखो, मैंने यहाँ पर वो 2 मिनट वाला एक बनाया है वीडियो, उसके अंदर आप देख लेना, तो आपको जो है वो इसमें डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इसको बनाते कैसे। अभी हम जो है वो यहाँ पर ये नहीं रटने वाला मामला नहीं करेंगे, अभी हम इसको समझने वाला मामला करेंगे। तो हम वो 2 मिनट वाले वीडियो के अंदर आप देख लेना कि भाई प्लाज्मिड जो है उसको 2 मिनट के अंदर अपन कैसे याद करें, क्लियर, ठीक है। तो अब हमारे पास में ये, अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, देखो ये हम कह रहे हैं कि भाई प्लाज्मिड हो गया ये पीबीआर 322, लेकिन अब पीबीआर 322 के अंदर जो है वो यहाँ इसमें लिख देता हूँ, ये क्या बनाया अपन ने, ये बनाया आपने पीबीआर 322, ठीक है, प्लाज्मिड बोलिवर रोड्रिगेज 322 इसका कोड हो जाएगा। इसमें क्या है देखो, इसमें 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है, क्या है 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है इसमें, ठीक है।
8 रेस्ट्रिक्शन साइट है, लेकिन देखो हम कह रहे हैं कि एक भी वापस रिपीट नहीं हो रही, बट 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है, बट दे कांट रिपीट, बट दे कांट repeat, so we take any one restriction site for cutting, किसके थ्रू कटिंग करेंगे, वाया एंडो न्यूक्लियस। देखो 8 रेस्ट्रिक्शन साइट है इसके पास, लेकिन कोई रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब देखो आप जो भी एंडोन्यूक्लियस लोगे वो क्या करेगा, वो कट करेगा। अब सोचो यहाँ पर अगर 8 की 8 एक जैसी होती तो वो तो सबको कट देता। तो हम जो एंडोन्यूक्लियस यूज़ कर रहे हैं वो तो केवल यहाँ पर उसी रेस्ट्रिक्शन साइट को लेगा जिसको कट करना है, और हर एक जो है वो अलग अलग है, तो आराम से हम एक रेस्ट्रिक्शन साइट ले लेंगे जिसको कट करना था, तो कट हो जाएगा वहाँ पर। ये ध्यान रखना है। अच्छा, सेलेक्टेबल मार्कर कितने इसके पास में, 2 सेलेक्टेबल मार्कर, 2 सेलेक्टेबल मार्कर है। कौन कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर है भाई, एक जो है वो तो हो जाएगा इसके पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला, और एक जो है वो हो जाएगा इसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाला। ये 2 इसमें पास में क्या हो जाएंगे, सेलेक्टेबल मार्कर। मतलब यहीं पर हम कट लगा करके इन मार्कर को हटा करके हम वहाँ पर क्या डाल देंगे, जीन। या तो इसको डाल दूंगा, इसको हटा करके जीन डाल दूंगा, या फिर इस टेट्रासाइक्लिन को हटा करके इसमें जीन डाल देंगे। ठीक है, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएंगे। और क्या है देखो, इसमें ओआरआई साइट है, बिल्कुल ओआरआई साइट है इसके पास में, और इसके पास में आरओपी है, और इसकी साइज भी कैसी है, स्मॉल साइज है। ठीक, तो ये जो है वो सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी, आपको प्लाज्मिड के अंदर दिमाग में रखनी है। क्लियर। तो प्लाज्मिड जो है वो क्या होता है, फर्स्ट आर्टिफिशियल आपका क्या था, क्लोनिंग प्लाज्मिड था। तो ये ध्यान रखना है। अब ये यहाँ पर इको R1 PST PV इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोई नहीं पूछता, न पूछने वाले आपसे, तो आपको जो है वो इतना ध्यान, इतनी मगजमारी नहीं करनी है। आपको सिर्फ फोकस करना है कि हम PBR 322 में क्या क्या पढ़े और क्या क्या लिखे। क्लियर। तो ये हो जाएगा पूरा आपका व्हीकल में PBR। एक दूसरा और व्हीकल होता है, उसको हम पढ़ते हैं। देखो सेकंड व्हीकल जो है वो कौन सा, PUC। PUC, P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है प्लाज्मिड, अभी पढ़ा अपन ने। ये तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड। ठीक है। U का मतलब क्या होता है, U का मतलब है यूनिवर्सिटी, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी। और C का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सिटी किसकी, कैलिफोर्निया। तो ये प्लाज्मिड जो है वो कहाँ बनाया था, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया था, तो इसका नाम दे दिया PUC। और इसके अंदर जो है वो मार्कर कौन होता है, तो हम बोलेंगे लेक जेड। इसमें क्या होता है, मार्कर। आपको पता ही है लेक जेड मार्कर क्या काम करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उसको प्रोड्यूस करेगा, जो कलर देगा। तो अपने को ध्यान देना PUC। और कौन सा मार्कर था, देखो और हम मार्कर पढ़ते हैं TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड जो था, देखो इसमें क्या है, इसमें जो ये T है इसका मतलब होता है ट्यूमर। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है T का मतलब होता है, इस TI प्लाज्मिड में T का मतलब होता है ट्यूमर, और I का मतलब होता है इंड्यूसर। क्या होता है, इंड्यूसर। तो ट्यूमर जो है यहाँ पर इंड्यूस करने वाला हो जाएगा, इंड्यूसर। और ये प्लाज्मिड, ये कहाँ से मिला हमको, देखो आइसोलेट, इसको हमने आइसोलेट किया था, आइसोलेटेड फ्रॉम एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, तो इस एगोरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है उससे हमने यहाँ पर TI जो है वो TI प्लाज्मिड बनाया, जो क्या करता है, ये देखो DNA है ना, इसका जो DNA होता है उसको हम क्या बोलते हैं, tDNA बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ऐसा DNA है जो ट्यूमर को इंड्यूस करता है। मतलब ये जो है वो लगातार क्या करेगा, सेल डिवीजन जो होती है उस सेल डिवीजन को क्या करता है, फास्ट। तो हम कहेंगे कि ये रैपिड सेल डिवीजन करवाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्यूमर हो जाएगा।
तो आपको ध्यान रखना है ट्यूमर जो है वो यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है, इस टी की वजह से हो रहा है। क्लियर। तो ये प्लांट सेल के अंदर हम इसका काम करते हैं, तो आपको टी आई प्लाज्मिड दिमाग में रखना है। फिर देखो एक और प्लाज्मिड होता है जिसको बोलते हैं हम आर आई प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड हो गया, आर आई प्लाज्मिड। अभी आर आई प्लाज्मिड क्या होता है, देखो आर का मतलब होता है रूट, क्या होता है, रूट। आई का मतलब वही चीज़ इंड्यूसर, तो रूट इंड्यूसर प्लाज्मिड है ये, ध्यान रखनी है। फिर कहाँ से लिया इसको, इसको हमने लिया था एगेरोबैक्टीरियम, एगेरोबैक्टीरियम राइजोजीन से लिया था हमने इसको, ठीक है। तो ये रीट इंड्यूस करता है। अब आर आई प्लाज्मिड के बाद में और कौन से प्लाज्मिड है, तो हम कहेंगे, हम मतलब और कौन से वेक्टर है, तो हम वेक्टर का नाम लेते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी वेक्टर के जैसे काम करता है, ध्यान रखना। तो बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज, इसमें देखो लैम्बडा फेज होता है, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम। M13 होता है, इसका यूज़ करते हैं हम, है ना। और जो है वो आपके रेट्रोवायरस होते हैं, इसका यूज़ करते हैं, रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं। ये रेट्रोवायरस क्या कर देता है, जो नॉर्मल सेल होती है ना, नॉर्मल सेल, मतलब जो नॉर्मल सेल है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब इसके पास में क्या कैपेसिटी होगी, इसके पास में जो है वो डिवीज़न की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, किसमें, रेट्रोवायरस के अंदर। तो बैक्टीरियोफेज का भी हम वेक्टर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और हम कौन कौन सी चीज़ों को वेक्टर की फॉर्म में लेंगे, तो देखो हम लेते हैं YAC, ये भी एक वेक्टर है। YAC को क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं, Y का मतलब होता है यीस्ट, ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल, सी का मतलब होता है क्रोमोजोम। तो माम सिंपल सी बात है, कहाँ से निकाला होगा इसको, ईस्ट में से निकाला होगा, ठीक है ना। इसको हम जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, इसके ड्यूरिंग हमने इसको यूज़ किया था, ठीक है, यूज इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखना YAC भी एक वेक्टर है। और कौन वेक्टर हो जाएगा, तो BAC, BAC ये भी एक वेक्टर होता है। BAC जो है इसका फुल फॉर्म होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और इसका भी यूज़ हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान ही किया था, ठीक है। तो देखो कौन कौन से हो गए, एक हमने पढ़ा PBR 322, फिर हमने PUC पढ़ा, फिर हमने TI प्लाज्मिड पढ़ा, फिर हमने RI प्लाज्मिड पढ़ा, फिर हमने बैक्टीरियोफेज पढ़ा, उसमें हमने लैम्बडा फेज पढ़ा, M13 पढ़ा, ठीक है। हमने फिर उसके बाद में ये बैक्टीरियोफेज के बाद में हमने क्या पढ़ा था, हमने BAC पढ़ा और हमने YAC पढ़ा। एक और वेक्टर होता है, एक और वेक्टर का नाम भी पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉजमिड। क्या बोलते हैं उसको हम, उसको बोलते हैं हम कॉजमिड, ठीक है। कॉजमिड में क्या है, देखो ये जो कॉज है ना, इसका मतलब होता है कॉज साइट, कॉज साइट। ये स्टिकी एंड होता है, स्टिकी एंड किसका है यहाँ पर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का। तो यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर ये पैलिंड्रोमिक, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, उसका कौन सा एंड है यहाँ पर, स्टिकी एंड है, ये ध्यान रखना, कॉज साइट, ठीक है। और जो ये मिड है, मिड, ये मिड जो है वो किससे लिया है, ये लिया है प्लाज्मिड से। मतलब हमने प्लाज्मिड को और इस सीक्वेंस को दोनों को जोड़ दिया, तो हमारे पास में क्या बन गया, हमारे पास में बन गया ये कॉजमिड। तो ये भी क्या है, वेक्टर है। तो देखो वेक्टर जो है, वेक्टर के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके कौन कौन से टाइप्स है, और उसके अंदर जो है वो PBR का स्ट्रक्चर, PBR जो 322 है उसका स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को डिटेल से अच्छे से पढ़ो, इसको समझो, इसको याद करो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आपको इसको कर देना है। इसके बाद में हम जो है वो हम पढ़ेंगे कंपिटेंट होस्ट। तो इसके बाद में हमारा कौन सा टॉपिक है, कंपिटेंट होस्ट। मतलब होस्ट बनने के लिए पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमको सक्षम होना पड़ेगा कि भाई साहब आप किसी DNA को इसमें डालोगे, DNA को प्लाज्मिड के साथ में जोड़ करके, वेक्टर के साथ में जोड़ करके होस्ट में डालोगे, तो पहले होस्ट को तैयार करो, ठीक है, तैयार करो, उसके बाद में फिर वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं, और इसके बाद में जो है वो हम
पार्ट 2 के अंदर लगभग ये बायोटेक जो है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो मतलब 2 क्लास के अंदर आपका ये बायोटेक्नोलॉजी वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद।